हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग एवरेज औसत का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और औसत अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगर आप प्री लेवल पे देखें तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में 5-6 क्वेश्चन आते हैं एवरेज के। ठीक है, तो पहले एक चीज़ देखिएगा, उसमें कल जो इसके पहले वाले वीडियो में 1-2 क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था एचसीएफ निकालने में, तो पहले उन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन है उसमें एचसीएफ निकालने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लेकिन प्रोसेस सारा आपका वही रहेगा। एचसीएफ निकालने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो पहले उन क्वेश्चन को हम क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था वो देखते हैं हम लोग पहले। तो क्वेश्चन आपके सामने था, पिछले वीडियो में हमने लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो फिर से इस क्वेश्चन को क्लियर कर देते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, यदि 4749, 5601 और 7092 7092 में से प्रत्येक को बड़ी से बड़ी संख्या d से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार जो रिमाइंडर है वो r प्राप्त होता है। तो d प्लस r का मान क्या होगा, जिसके लिए एसएससी द्वारा दिया गया ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, उस दिन मिस्टेक क्या हुआ था उसको भी हम देखते हैं। पहले 3 नंबर्स क्या है, 4749, दूसरा है 5601 और तीसरा है 7092। ठीक है, तो गलती क्या हुई थी, मैंने सिर्फ इन्हीं दोनों का डिफरेंस लिया हुआ था। गलती यही हुई थी कि मैंने सिर्फ इन दोनों का, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, 2 ही नंबर्स के बीच ग्रुपिंग का डिफरेंस लिया हुआ था। इसका डिफरेंस भूल गए थे लेना। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों संख्याओं का डिफरेंस, तीनों पेयर का डिफरेंस लेना पड़ेगा। इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस और फिर इसका और इसका भी डिफरेंस आपको लेना पड़ेगा, तब आपको एचसीएफ निकालना है। बस इतना ही प्रोसेस करना है, बाकी सारी प्रोसेस वही रहेंगे जो हमने आपको बताया हुआ था। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसका डिफरेंस पहले देते हैं। 11 में से 9 गया 2, यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे बच गया 5, 55 में से 47 निकल गया 8। ठीक है, इसका डिफरेंस देख लेते हैं। 2 में से 1 गया 1 और 9 में से 0 गया 9, 70 में से 56 चला गया 14। ठीक है, और फिर अब इसका और इसका भी डिफरेंस आपको लेना, तीनों पेयर का डिफरेंस आपको लेना है। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 12 में से 9 निकल जाएगा 3। ठीक है, 12 में से 9 निकल गया 3, यहाँ बचे 8, 8 में से 4 निकल जाएगा 4, यहाँ पे बच गया आपका 70, 70 में से 47 निकल जाएगा, कितना बच जाएगा 47 और 23 बच जाएगा। ठीक है, 2343। ठीक, अब आपको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इन तीनों संख्याओं का आपको अब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ था, या तो आप डिफरेंस किन्हीं ऐसी 2 संख्याओं का पेयर उठाइए जिसका डिफरेंस सबसे कम हो। तो आपको दिख रहा है इसका डिफरेंस सबसे कम मिलेगा आपको, तो इसका डिफरेंस कितना मिल जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे बच गया 8, 8 में से 5 गया 3, यहाँ पे 14, 14 में से 8 गया 6, 639। इन दोनों का डिफरेंस 639 है, लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या तीनों संख्याएं 639 से कट रही हैं या नहीं कट रही। तो 639 से आपकी संख्याएं ब्रेक नहीं हो रही, विभाजित नहीं हो रही। तो इसका कोई फैक्टर होगा जो तीनों संख्याओं को ब्रेक कर सके। तो इसका अगला फैक्टर क्या होगा सबसे बड़ा, तो पहली बात तो आप ये देखेंगे 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे तो आपको इसका अगला फैक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 3 9, 213। अब आपको ये चेक करना है कि क्या 213 से इसका अगला फैक्टर क्या होगा, सबसे बड़ा फैक्टर 213 होगा। अब आपको ये चेक करना है कि क्या 213 से तीनों संख्याएं कट रही हैं या नहीं। अगर तीनों संख्याएं 213 से कट रही हैं तो आपका एचसीएफ क्या बन जाएगा, 213 बन जाएगा। चलिए चेक करते हैं। देखिए 213 से ये कट जाएगा 100%, 4 बार 13 चौके 52, 2 चौके 8, ये कट जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं, 7 बार ये कट जाएगा, 13 7 91, 2 7 14, 7 बार ये भी कट जाएगा। इसको देखते हैं, ये कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। चेक कर लेते हैं, 11 3 33 के 3 हासिल 3, 11 के 11 3 14 के 4 हासिल 11 दूनी 22 1 23। 100% तीनों संख्याएं 213 से विभाजित हो रही हैं। तो तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या बन गया, यहाँ पे आपका तीनों संख्याओं का एचसीएफ आपका बन गया 213। ठीक है, तो ये जो एचसीएफ आप निकालते हैं, डिफरेंस का जो आप एचसीएफ निकालते हैं, ये एक्चुअल में मान किसका होता है, ये एक्चुअल में मान होता है डी का। ये एक्चुअल में मान किसका होता है, डी का। तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 213। अब आपको चाहे आप
213 से इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर तो सेम आना है, तो किसी एक संख्या को डिवाइड कर दीजिए r का मान पता लगाने के लिए। तो r की वैल्यू हम पता लगा लेते हैं, रिमाइंडर क्या आएगा, तो एक संख्या को हम डिवाइड कर देते हैं। 4749 को हम 213 से डिवाइड कर कर r का पता लगा लेते हैं। तो कितनी बार जाएगा आप बताइए, 213 से हम 2 बार लेके जाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 474 है और 426 आपको मिल जाएगा। तो कितना बचेगा, 14 में से 6 गया 8, 14 में से 6 निकल गया 8, यहाँ पे बच गया 6 में से 2 गया 4, 48, फिर आपका 9 बच गया, फिर 2 बार जाएगा 426, कितना आ जाएगा, 9 में से 6 गया 3 और 8 में से 2 गया 6, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 63, और डी का मान कितना आ गया, 213। ठीक है, ये मैंने रिमाइंडर निकाल लिया, डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आपका आ गया 63 आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया d प्लस आर का मान क्या होगा। तो d प्लस आर मतलब d 213 और r का मान 63, कितना आ जाएगा, 63 और 13 76, 276 आपका आंसर आ जाएगा, 276। ठीक है, समझ में आ गया। प्रोसेस सेम आपको वही करना है जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, बस क्वेश्चन में इतना सा मिस्टेक हो गया था, मैंने इन दोनों का डिफरेंस लेना भूल गए थे। एक्चुअल में आपको इसका और इसका भी डिफरेंस लेना चाहिए था, और मैंने सिर्फ 2 ही पेयर का डिफरेंस लिया हुआ था और इसी में एचसीएफ निकाल दिया था, तो वो थोड़ा सा गलत हो गया था। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, 276, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने इसी टाइप का सेम और किया हुआ था, उसमें भी मैंने डिफरेंस लेना भूल गए थे, तो आपको तरीका पता चल गया। तो अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ऐसे ही होगा, जो मैंने इस पर 2 क्वेश्चन सेम पैटर्न पे 2 क्वेश्चन कराया था, तो अगला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे ही लगेगा। ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग अपने नोट्स में। एक क्वेश्चन और था, उसको भी करेक्शन कर लेते हैं, जो टाइल्स वाला क्वेश्चन था, लास्ट में मैंने कराया हुआ था, उसमें भी एचसीएफ गड़बड़ी हो गई थी निकालने में। चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही है। ठीक है, देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी थोड़ा सा एचसीएफ निकालने में मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन आपका था कि वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी यदि उन्हें 10 मीटर 85 सेंटीमीटर लंबे तथा 7 मीटर 75 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाना हो। ठीक है, तो मैंने एक फर्श बना लिया है, मैंने सभी को कन्वर्ट कर लिया है, एक्चुअल में ये मीटर और सेंटीमीटर में है, मैंने सभी को यहाँ पे सेंटीमीटर में लिख लिया हुआ है। ठीक है, 1085 सेंटीमीटर और 775 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको टाइल्स की मैक्सिमम साइज निकालनी हो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि टाइल्स की मैक्सिमम साइज क्या होगी, क्योंकि वर्गाकार है तो लंबाई और चौड़ाई इसकी बराबर होगी, तो लंबाई निकालनी हो, चौड़ाई निकालनी हो, अगर इसकी साइज निकालनी हो तो क्या होगा, तब आप क्या करोगे, 1085 और 775 का आप एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ आ जाएगा आपका, पहले डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस आ जाएगा 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 में से 5 गया 0, 8 में से 7 गया 1 और 10 में से 7 गया 3, 310 इसका डिफरेंस आ गया। तो अब आपको ये चेक करना है कि क्या दोनों संख्याएं 310 से कट रही हैं, नहीं कट रही हैं। तो मैंने क्या किया हुआ था, इसको 31 गुणे 10 लिखकर और मैंने इसका एचसीएफ 31 कर दिया था। असल में यहाँ पे जो 10 है इसमें 5 × 2 है, फिलहाल 2 से तो ये संख्याएं कटेंगी, लेकिन 5 से तो ये दोनों संख्याएं कट रही है ना, तो ये 5 किसके साथ एडजस्ट होगा, 31 से 7, तो इसका एचसीएफ क्या बनेगा, एक्चुअल में इसका जो एचसीएफ आना चाहिए, इसका जो अगला फैक्टर, क्योंकि 310 से तो कटेगा नहीं, इसका अगला फैक्टर क्या आएगा 155। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका अगला फैक्टर मिलेगा 310 का 155। अब आपको ये चेक करना है कि क्या दोनों संख्याएं 155 से कट रही हैं, तब आपको मिलेगा हाँ 100% 155 से कटेंगे। ठीक है, 155 से अगर आप इसको लेके जाए तो कितनी बार जाएगा आप बताइए, 15 7 105, 7 बार जाएगा। अगर हम इसको देखें तो ये जाएगा 7 टाइम्स, और ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 टाइम्स, ये जाएगा आपका 7 टाइम्स। ठीक है, समझ में आ गया आप। मैंने एचसीएफ, देखिए तरीका सेम वही लगेगा, हो सकता है किसी और क्वेश्चन में भी एचसीएफ निकालने में मिस्टेक हो गया हो, तो हो सकता है वो थोड़ा सा कभी कभी गलती हो जाती है, तो लेकिन आप लोगों को तरीका पता होना चाहिए। मेन जो है आपको तरीका पता होना चाहिए कि तरीका क्या लगाना है, वो तो एचसीएफ आप खुद भी निकाल लोगे, कहीं भी अगर मुझसे मिस्टेक हुआ है तो वह लोग आप खुद करेक्शन कर लेना। ठीक है उसको, चलिए तो अब देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाता कि टाइल्स की मैक्सिमम साइज क्या होगी, तो आंसर क्या आता आपका 155 सेंटीमीटर लंबी टाइल्स होगी, चौड़ाई भी 155 की होगी, क्योंकि एक टाइल्स
अगर हम देखें यहाँ पे एक टाइल्स, ये इसकी लंबाई भी 155 होगा और इसकी चौड़ाई भी कितना होगा, 155 होगा। अगर आपसे एक टाइल्स का एरिया पूछा जाता तब आपका आंसर क्या आ जाता है, 155 का स्क्वायर। ठीक है, टाइल्स का एरिया पूछा जाता तो आपका 155 का स्क्वायर, ये आपका सेंटीमीटर में आता। लेकिन आपसे पूछा गया टाइल्सों की संख्या, आपको क्या निकालना है, टाइल्सों की संख्या निकालनी है। तो आपको क्या करना है, एरिया, फर्श का एरिया निकाल लीजिए और उसको एक टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर दीजिए, आपको टाइल्स की संख्या पता चल जाएगी। तो फर्श का एरिया कितना है, 1085 गुणे 775 और एक टाइल्स का एरिया कितना है, 155 गुणे 155। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स, और ये कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स। तो टोटल कितने टाइल्स लगेंगे, 7 × 5 7 × 5 35। टोटल टाइल्सों की संख्या कितनी होगी, 35 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। और भी किसी क्वेश्चन में फिलहाल आपके प्रोसेस में गड़बड़ी नहीं मिलेगी, जो आपकी प्रक्रिया है क्वेश्चन सॉल्व करने की वो गड़बड़ी नहीं होगी। बस ये है कि हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, एचसीएफ निकालने में हो गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो नए चैप्टर की आज से शुरुआत कर रहे हैं, एवरेज चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिएगा, पहले एवरेज देखते हैं कि कैसे क्या होता है इसके अंदर। देखिए एवरेज की बात करें तो औसत, औसत मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 3000 रुपए हैं। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं आपको पढ़ाई कर रहे हैं और आपको रूम का खर्चा आपको घर से 3000 रुपये मिल रहा है। ठीक है, मान लीजिए सपोज उस मंथ में 30 डेज हैं, उस मंथ में 30 डेज हैं और आपको घर से पर मंथ 3000 रुपये मिल रहा है। तो आप कहेंगे कि अगर हम एक दिन का औसतन खर्चा निकालें तो आप क्या कहेंगे, टोटल जो भी आपका रकम है 3000 रुपये, अगर हम उसे डिवाइड कर दें 30 डेज से तो आपको क्या मिल जाएगा, 100 रुपये पर डे का हमारा क्या है, खर्चा है। ठीक है, तो अगर औसत की बात करें, बहुत ज़्यादा बेसिक में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि औसत आपको पता है एक्चुअल में। औसत की अगर हम बात करें तो औसत का आप बेसिक डेफिनेशन कह सकते हैं, औसत इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट मीन्स आपको टोटल, जैसे अभी पिछले वाला एग्जांपल देखें, आपको टोटल सपोज ऐसा भी आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास टोटल 50 रुपये है। ठीक है, 50 रुपये है और इसको आपको 5% को डिवाइड करना है और आपसे पूछा जाए कि औसतन एक पर्सन को कितना खर्चा मिलेगा, तो आप ये कहेंगे कि सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम कितना है, टोटल रकम कितनी है या टोटल वैल्यू कितनी है, 50 है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, कितने में डिवाइड करना है, इसको 5% में डिवाइड करना है, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 रुपीज़। पर पर्सन को कितना मिलेगा, 10 रुपये मिलेगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। फिलहाल आपको इसका यूज कहीं नहीं करना पड़ेगा, बहुत कम इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। एवरेज के बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो ये फिलहाल आपका बेसिक तरीका है कि अगर किसी चीज़ का आपको औसत निकालने के लिए बोला जाए तो आप बेसिक से फॉर्मूला आप लगा सकते हो, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब आते हैं कि संख्याओं का अगर आपको एवरेज निकालना हो तो कौन सा तरीका हम अडॉप्ट करेंगे। चलिए देखते हैं उसको। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया कोई भी नंबर लिख लेते हैं, 10, 13, 37 का एवरेज बताइए क्या होगा। ठीक है, 10, 13, 37 का एवरेज बताइए क्या होगा। तो आप एक तरीका तो ये लगा सकते हो कि सम ऑफ प्रोडक्ट 10 + 13 + 37, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट। नंबर कितने हैं, 3 नंबर्स हैं, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो जो भी आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 37, 10, 47, 13, 60/3, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है,
तो आपने तो ये ओरली कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि छोटे नंबर्स हैं, आप फटाक से ऐड करके डिवाइड कर सकते हो, लेकिन अभी यही बड़े नंबर्स आ जाए तब आपको ऐड करने में और डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन एक इसका शॉर्ट तरीका देखते हैं कि आपको फटाक से अप्लाई करना है उसको क्वेश्चन में। चलिए देखिएगा, जैसे मान लीजिए 10, 13 और 37 का आपको एवरेज निकालना है, तो आप इनमें से किसी भी नंबर्स को थोड़ी देर के लिए एवरेज अज्यूम कर लो। ठीक है, इनमें से किसी भी नंबर्स को आप थोड़ी देर के लिए एवरेज अज्यूम कर लो। मैंने मान लिया कि मेरा 13 एवरेज है, मैंने मान लिया कि मेरा 13 एवरेज है। ठीक है, इन तीनों का एवरेज मेरा 13 है। अभी जो घटाना बढ़ाना होगा वो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, फिर हम इस 13 एवरेज से एक एक संख्याओं का कंपेयर करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सटीक तरीका है, गलती नहीं होगी इसमें और कैलकुलेशन भी कम रहेगा इसमें। ठीक है, अब इस 13 एवरेज से हम तीनों संख्याओं को कंपेयर कर देंगे। आप बताइए ये कितना कम है, ये 3 कम है, ये इस पर तो 0 का फर्क पड़ेगा। ठीक है, और ये कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कुल मिला के अगर हम घटाएं बढ़ाएं तो कुल कितने का, 3 की कमी और 24 की बढ़ोतरी, कुल मिलाकर 21 की बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं। कुल मिलाकर 24 की बढ़ोतरी और 3 की कमी अगर एवरेज से कंपेयर करें तो आप कहेंगे 24 की बढ़ोतरी 3 की कमी, कुल मिलाकर 21 का फर्क पड़ रहा है, वो भी पॉजिटिव में। साइन की बहुत कीमत है यहाँ पे, साइन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप पॉजिटिव लगाएंगे, नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे 24 बड़ा है तो पॉजिटिव का साइन लगेगा। अब इस 21 को कितनी संख्याओं में डिवाइड करेंगे आप इक्वली, तो आप इसको 3 संख्याओं में, क्योंकि 3 नंबर से तो 3 संख्याओं में डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब 7 की आपको एवरेज में और बढ़ोतरी करनी चाहिए थी, क्योंकि ये 21 किस में आया, ये 3 नंबर्स में बढ़ोतरी आया। कुल मिला के टोटल में 3 की 21 की बढ़ोतरी आई, तो एक एक के पीछे कितना की बढ़ोतरी करेंगे, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब पर के पीछे 7 की बढ़ोतरी हो जाएगी और आपका एवरेज कितना आ जाएगा, 13 + 7 = 20। ठीक है, आपका एक्चुअल एवरेज क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है सॉल्व करने का, आप बड़े आसानी से बड़े नंबर्स में इसका यूज बहुत ही ब्यूटीफुली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और नंबर्स को, बड़े बड़े नंबर्स को लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया 10.5, 14.5, 13.75, 14.25। मान लीजिए आपको इसका एवरेज निकालना हो। ठीक है, तो आप इनमें से किसी भी नंबर्स को, आप पहली बात तो आप ये लगा सकते हो, बेसिक तरीका आपका सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट, वो तो आप लगा ही सकते हो। ठीक है, लेकिन हमने बताया कि आपको शॉर्ट में करना है, आप किसी भी नंबर्स को इसमें से आप एवरेज मान लो। देखिए एवरेज उस नंबर को मानो जो आपको बीचों बीच की संख्या मिल रही है, वहां पे थोड़ा सा आसानी होता है। ठीक है, तो बीचों बीच इसमें कोई भी मान लो, चाहे आप इसको मान लो चाहे इसको मान लो, तो हम इसी को मान लेते हैं 13.75 को। 13.75 को हमने अपना एवरेज मान लिया। अब इसको क्या करना है, सभी संख्याओं से इसका कंपेयर कर देना है। ठीक है, सभी संख्याओं से इसका कंपेयर कर देना है। अगर हम बात करें कि ये कितने की कमी है, तो आप ये कहेंगे यहाँ पे कमी हो जाएगी 0.25, तो ये कमी है, और 13 में से 10 गया, 3.25 की कमी है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें तो ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 0.75, ये हमारा ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो 0 की बढ़ोतरी होगी, ना कमी हो रही है ना बढ़ रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना ज़्यादा है, ये प्लस है और ये भी प्लस है, पॉइंट कितना ज़्यादा है, 0.5। ठीक है, 0.5 ज़्यादा है, यही तो मतलब हो। ठीक है, अब आप बताइए 3.25 की कमी हो रही है और बढ़ कितना आ रहा है, टोटल 1.25 बढ़ रहा है। यहाँ पे 0.75, यहाँ पे 0.5, कुल मिलाकर कितने की कमी आ जाएगी, 2 की कमी आ जाएगी, क्योंकि माइनस का साइन बढ़ा है तो यहाँ पे माइनस लगा दोगे आप। ठीक है, कुल मिलाकर कमी कितने की आ गई, 2 की। तो ये 2 की कमी चारों पर कुल मिलाकर है ना, तो 1 पर कितने की कमी आएगी, तो आप कह देंगे -0.5। तो आपका एक्चुअल एवरेज क्या होना चाहते हैं, ये जो आपने 13.75 माना हुआ था, ये आपका एक्चुअल एवरेज नहीं होगा, इसमें से 0.5 आप घटा देंगे तो आपका एक्चुअल एवरेज क्या आ जाएगा, 13.25। ये आपका एक्चुअल एवरेज। ठीक है, तो चाहे आपको डेसिमल का आ जाए, फ्रैक्शन का आ जाए, बहुत ही आसानी से आप इसका एवरेज निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए और कुछ नंबर्स का लिखते हैं हम लोग एवरेज।
मान लीजिए आपके सामने आ गया 870, 890, 910, 940, 960 का एवरेज निकालिए। ठीक है, मान लीजिए आपके सामने आ गया और आपको इसका एवरेज निकालना है। तो तरीका आपका बेसिक तरीका आप लगा सकते हो क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एक तरीका तो वो आपके सामने है। मैंने आपसे कहा कि इन पांचों में से कोई एक बीच की संख्या ढूंढ लो, या कोई भी आपका जो मन कहे वो आप एवरेज मान लो, तब भी आंसर आएगा। लेकिन आप बीच का नंबर मानते हो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी रहती है, थोड़ा सा पक्ष इधर चला जाएगा, थोड़ा उधर चला जाएगा, तो आपको मिडिल नंबर लेना चाहिए एवरेज। ठीक है, तो क्या मान लें एवरेज, 910 मान लेते हैं, मिडिल नंबर मुझे यही दिख रहा है लगभग, तो 910 हम मान लेते हैं कि एवरेज है। ठीक है, मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि 910 हमारा एवरेज है। अब इसका कंपेयर कर देंगे सभी से। ठीक है, आप बताओ 910 है, ये कितने की कमी बन रही है, यहाँ पे 40 की कमी बन रही है। ठीक है, यहाँ पर 20 की कमी बन रही है, यहाँ पर 0 का फर्क पड़ रहा है, यहाँ पर 30 की बढ़ोतरी हो रही है और यहाँ पर 50 की बढ़ोतरी हो। तो कुल मिलाकर आप साफ साफ कह सकते हैं कि 80 की बढ़ोतरी हो रही है और 60 की कमी बन रही है। इधर 60 की कमी बन रही है और इधर 80 की बढ़ोतरी हो रही है। तो कुल मिलाकर 80 की बढ़ोतरी और 60 की कमी, फर्क कितने का पड़ रहा है, 20 का एक्स्ट्रा फर्क पड़ रहा है। अब ये 20 किस में डिवाइड हो जाएगा, पांचों लोगों में डिवाइड हो जाएगा, तो एक पर कितने का फर्क पड़ेगा, 4 का फर्क पड़ेगा। तो आपका एक्चुअल एवरेज क्या आ जाएगा, 910 में 4 जोड़ देंगे, आपका एवरेज कितना आ जाएगा, 914। ठीक है, 914 आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट कर सकते हैं, सभी को जोड़ दो और 5 से डिवाइड कर दो, तभी आपका 914 ही आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं कितना आ जाएगा, आप बताइए। तो 9 9 9 3 27, 27 8 35, 35 और 8 4300 तो ये बन गया, और 9 7 16 1 17, 17 4 21 6 27, 270 और जोड़ लो, क्या मिल गया 4570। डिवाइड किससे कर दोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 9 45 और 14 5 70, तब भी कितना आ जाएगा आंसर 914। चाहे आप सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट करो तब भी आपका 914 आएगा, चाहे ये तरीका आप लगाओ तब भी आपका 914 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं एवरेज के, जैसे आप प्रथम n नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना चाहते हैं, या सम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, प्रथम n सम संख्याओं का एवरेज, प्रथम n विषम संख्याओं का एवरेज। तो कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन AP सीरीज के क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए पहले फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आपके सामने दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, एक तो नेचुरल नंबर से रिलेटेड और एक होल नंबर से रिलेटेड। इस पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला लिखा हुआ है आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, नेचुरल नंबर का सम अगर आपको बताना है। नेचुरल नंबर आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट टर्म्स तक जाता है, इनफाइनाइट टर्म्स तक जाता है। तो यहाँ पे प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ लिया, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ लिया। तो यहाँ पे n इंटू n प्लस 1/2 ये सम का फॉर्मूला है। अगर आपसे एवरेज पूछा जाता है तो आप जानते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है। अगर हम इसी को n से डिवाइड कर दें तो n से n कैंसिल हो जाएगा और आपका एवरेज का फॉर्मूला क्या आएगा, ये आपका एवरेज आ जाएगा। अगर नेचुरल नंबर की जगह आपको होल नंबर दिया गया है, पूर्ण संख्याओं का योग निकालना है, तो आप ये जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 और ये आपका इनफाइनाइट टर्म्स तक जाता है। अगर नेचुरल नंबर के ग्रुप में 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो वो होल नंबर का ग्रुप बन जाता है, मतलब पूर्ण संख्याओं का ग्रुप बन जाता है और पूर्ण संख्याएं 0 को भी इंक्लूड कर लेती हैं। ठीक है, तो अगर सम पूछा जाता है तो यहां पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा, केवल माइनस हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1/2। अगर एवरेज पूछा जाता है कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए क्या होगा, तो आप जानते हैं टोटल नंबर ऑफ टाइम्स n है, n से डिवाइड कर देंगे, n माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नेचुरल नंबर का सम, ये नेचुरल नंबर का औसत, ये होल नंबर का सम और ये होल नंबर का औसत। ठीक है, और भी कुछ फॉर्मूला को देखते हैं। अगला फॉर्मूला देखते हैं हम लोग को क्या है। तो अगला फॉर्मूला देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्मूला, प्रथम n इवन नंबर। अगर आपसे इवन नंबर का सम पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 1। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया
2 + 4 + 6 डैश डैश डैश, मान लीजिए 100 तक का पूछ लिया गया। ठीक है, आपसे पूछ लिया गया कि आप बताइए कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 2 4 6 आपको इस टर्म में भी दे सकता है। अब आपको ये देखना है कि ये टर्म्स कितने हैं, तो आपको मिलेगा ये टर्म्स कितने हैं, 50 टर्म्स हैं। तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूले में रख देना कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 50 50 + 1 51, मतलब 50 × 51, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल आपको ये फॉर्मूला हम लिखवा दे रहे हैं। अभी आपको एक शॉर्ट तरीका बताते हैं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे तो बड़ी ही आसानी से आप किस रूप में इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका एक अलग, फिलहाल आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है प्रथम n सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है, तो नंबर ऑफ टर्म प्रोडक्ट ऑफ नंबर से डिवाइड किया जाता है। तो अगर आप n × n+1 को अगर आप n से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, n+1। एवरेज कितना आ जाएगा, n+1। उसी प्रकार जैसे आपने सम संख्याओं का योग देखा, उसी प्रकार अगर आपसे प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछता है, विषम संख्याओं का मीन्स मतलब 1 3 5 7 9, मान लीजिए आपसे इसका पूछा गया कि आप बताइए इसका योग क्या होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 5 हैं, तो इसका मतलब इसका योग कितना आ जाएगा, 5 25, n का स्क्वायर, मतलब 5 टर्म्स है तो 5 का स्क्वायर 25। आप ऐड कर सकते हैं, 9 7 16 5 21 3 24 और 1 25। अगर आपको इसका एवरेज निकालना है तो केवल n होगा, जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वही उसका एवरेज बन जाएगा। आपसे पूछा जाए कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत, 100 विषम संख्या का औसत बताइए क्या आएगा, तो आंसर भी कितना होगा, 100 ही होगा। n, जितने n की वैल्यू होगी उतनी ही आपका एवरेज का मान होगा। ठीक है, अगर आपसे प्रथम 100 विषम संख्या का योग पूछता, अगर आपसे योग पूछता तो क्या आंसर आता, 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, ये आपका योग हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। फिलहाल अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूले देखते हैं, 2-3 फॉर्मूले और बच्चे उसको भी पहले नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, कुछ फॉर्मूले और देखते हैं। जैसे अगला फॉर्मूला आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n नेचुरल नंबर्स के वर्गों का योग आपसे पूछा जाए, मतलब किस रूप में पूछेगा। जैसे आ गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 100 का स्क्वायर। ठीक है, आपसे पूछ लिया गया कि आप इसके वर्गों का योग बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे n = क्या हो जाएगा, n = 100, n = क्या हो जाएगा, 100। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 100 टर्म्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा, n के जगह पे यहाँ पे आप 100 रख देंगे, n = 100 और सारी वैल्यू निकालेंगे, आपको सम का पता चल जाएगा। अगर आपसे इसी का औसत पूछता है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, योग तो ये है, ये आपका योग है। अगर आप इसी को n से डिवाइड कर दे तो आपको एवरेज मिल जाएगा, तो आपको एवरेज कितना मिल जाएगा, ये आपका एवरेज हो जाएगा। n से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज मिल जाएगा। अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्रथम n सम पूछा जाए या विषम, इवन नंबर पूछा जाए या ऑड नंबर का सम पूछा जाए, वर्गों का योग पूछा जाए, प्रथम सम विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यहां पे लिख लीजिए के वर्गों का योग अगर आपसे पूछा जाए, वर्गों का योग। ठीक है, जैसे किस प्रकार आएगा, या तो इसमें आएगा इस प्रकार से 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इस रूप में आएगा, या इस रूप में आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इस रूप में आए। ठीक है, प्रथम n सम या विषम, या तो सम की सीरीज आएगी या तो विषम संख्याओं की सीरीज आएगी, और वर्गों का योग आपसे पूछता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, n पहले ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में n+2/6। अगर इसी का एवरेज आपसे पूछता है तो एवरेज को क्या कर देंगे, इसको योग को n से डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात का ये ध्यान देना है कि यहाँ पर आप जितने भी अभी आपने क्वेश्चन नंबर 6 जो आपने फॉर्मूला नंबर 6 लिखा हुआ है, इसके पहले जितने आपने फॉर्मूले लिखे हैं वहां पे n = क्या होता था, n = टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते थे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता था। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो फॉर्मूला नंबर 6 है, यहां पे n की वैल्यू लास्ट डिजिट रखनी होगी कि सीरीज का अंतिम अंक क्या है वो आपको। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया
कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो यहां पे n का मान अगर आप 4 रख देंगे तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 4 है। लेकिन यहां पे आपको n इज इक्वल टू 4 नहीं रखना है। यहां पे इसलिए मैंने इसे यहां पे नोट डाल दिया हुआ है, जहां n इज इक्वल टू लास्ट डिजिट, अंतिम अंक क्या है उससे मतलब है। अगर सम या विषम के बारे में पूछता है क्वेश्चन तो आप बताइए कि इसका क्या आएगा। आप बताइए n बराबर लास्ट डिजिट क्या है। अगर हम इसका सम निकालना चाहे तो इसका लास्ट डिजिट 7 है, तो फॉर्मूला क्या है, 7 प्लस 1 7 प्लस 2 बाई 6। तो क्या आ जाएगा आप बताइए, 7 गुणे 8 गुणे 9 बटे 6। तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 चौके 8, 4 3 12 7 84। इसका योग कितना आएगा, इसका योग आ जाएगा 84। आप काउंट करके पे देख सकते हैं कि 7 7 49, 49 और एक ये मिल गया 50, 50 9 59, 59 और 25, 59 और 20 79 और 5 84। टोटल नंबर सम कितना मिल रहा है, 84 मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपको ये चीज विशेष ध्यान देना है कि अगर सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है तो फॉर्मूला होगा n ब्रैकेट में n+1, सेकेंड ब्रैकेट में n+2 बाई 6। लेकिन आपको एक कंडीशन याद रखना है कि जहां n बराबर सीरीज का अंतिम अंक रखना है, सीरीज का अंतिम अंक रखना है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़े। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया, एक गलती आप ये कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसे पूछ लिया गया कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग निकालिए। प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए, के वर्गों का योग निकालिए। तो आप ये गलती कर सकते हैं कि आप 10 लिखें, फिर 10 और 1 11 और 10 2 12 बटे 6, 6 दूनी 12 और आप कहें 11 दाम में 110 दूनी 220। ये पूरी तरह गलत होगा, ये आपका पूरी तरह गलत आंसर होगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि टोटल नंबर अगर सम या विषम संख्या के वर्गों का योग पूछ रहा है तो n इज इक्वल टू आपको लास्ट डिजिट रखना है। तो आप बताइए प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा गया है, तो आप बताइए पहली डिजिट क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर। इसी प्रकार 10वां अंक क्या आएगा, तो क्या आएगा बताइए, 20 का स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार 10वां अंक क्या आएगा, 20 का स्क्वायर। अब आपको n की वैल्यू क्या रखनी है, यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे आपको 20 रखना है, ना कि 10 रखना है। अब आपका फॉर्मूला आंसर क्या आएगा, 20 और 1 21, 20 2 22 बटे 6। ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको सही आंसर मिलेगा, ये आपका गलत आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको सम या विषम संख्याओं के वर्गों के योग के ऊपर ये चीज आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक दो फॉर्मूला और बचा, उसको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि 3 फॉर्मूले आपके लिए और इंपॉर्टेंट हैं। जैसे पहला दिया हुआ है यहाँ पे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग मतलब क्यूब संख्याओं का क्यूब के योग का पूछा जाएगा। मतलब किस रूप में आएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। इस रूप में आपसे प्रथम n संख्याओं का क्यूब पूछेगा, उनका योग पूछेगा। तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n ब्रैकेट में n+1/2 का पूरे होल ब्रैकेट का स्क्वायर कर देंगे, आपको योग पता चल जाएगा इसका। ठीक है, अगर आपको इसी का एवरेज निकालना है तो योग को क्या करना है, आपको n से डिवाइड कर देना है। अगर आपको एवरेज निकालना है तो योग को n से डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज क्या मिलेगा, आपको इस रूप में मिलेगा। अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग। इवन नंबर आपसे पूछ रहा है, इवन नंबर्स के क्यूब का योग अगर आपको निकालना है, मतलब किस रूप में आएगा, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब। इस रूप में n का क्यूब आपसे पूछता है कि प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो आपका फॉर्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट के अंदर nn+1
का होल स्क्वायर। एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला बना हुआ है ये आपका यहीं से बना हुआ है। जैसे अगर आप यहाँ से इसको निकालिए तो आप अगर 2 का क्यूब कॉमन कर लें तो क्या बनेगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे डैश 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 n का क्यूब बनेगा, इस रूप में बनेगा। ठीक है, अब आप बताओ कि अगर आप इसको निकालें तो यहाँ पे फॉर्मूला तो यही लगेगा, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बस बाहर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। और जब आप 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बाहर क्या मिल जाएगा, 2, और बाकी सेम पार्ट तो आपका वही बचेगा, n ब्रैकेट में n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर कभी आप ये फॉर्मूला भूल जाते हैं तो ये फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए कि इसी से ये फॉर्मूला डेवलप हुआ है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं हम तीसरे 9वें पॉइंट पे। प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग पूछा जाए, मतलब इस रूप में आ जाए, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, इस रूप में आ जाए तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, विषम संख्याओं के घनों के योग में n स्क्वायर और ब्रैकेट में 2n स्क्वायर माइनस 1। जैसे आपको निकालना कि इसका सम क्या होगा, आप बताइए। 343 यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं। टोटल कितनी संख्याएं, 4 संख्याएं। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 4 चौका 16 दूनी 32, 32 में से 1 गया 31, तो 31 गुणे 16 कितना आ जाएगा, 16 एकन्नम 16 के 6 हासिल 1, 16 3 48 और 1 49। प्रथम अगर हम कहें कि इसका योग क्या होगा तो 496 आना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। 50 25 पंचे 125, ये मिल गया। फिर उसके बाद 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 1 ऐड कर लीजिए, 27 1 28, यहाँ पे मिल गया 28 और 125, 153 153 और 343, 153 और 43, 196 और 300, 496 आ रहा है। ठीक है, सही है। आंसर कितना आ जाएगा, 496। ठीक है, तो ये इतने फॉर्मूले आपको सम पूछा जाए या उनका औसत पूछा जाए। देखिए अगर यहां भी प्रथम n सम संख्याओं के घनों का औसत पूछता है तो योग को क्या कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे। यहां भी अगर आपसे औसत पूछता है तो योग को क्या कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे। तो जितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर एवरेज पूछता है तो आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट से सिर्फ डिवाइड कर देना है, आपको एवरेज मिल जाएगा हर चीज में। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। अभी तक आपने देखा कि आपके सामने 9 फॉर्मूले लिखे गए थे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो भी मैंने आपको बताया उस टाइप में आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर कोई सीरीज आपको एपी सीरीज में दिया हुआ है तो एवरेज ऑफ एपी सीरीज, एवरेज ऑफ एपी सीरीज के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो एपी सीरीज के बारे में देखिएगा। एपी सीरीज मतलब क्या होता है कि यदि कोई सीरीज समांतर श्रेणी में हो, जैसे 1 3 5 7 9, यहाँ पे सभी का गैप क्या हो, अगर इक्वल हो तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एपी सीरीज या समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे आपको निकालना है कि एवरेज ऑफ एपी सीरीज निकालना है, जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया 5 10 15 20 25, इसका आप एवरेज निकालिए क्या आएगा। तो एवरेज मतलब क्या होता है, बीचों बीच की संख्या। एवरेज मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास 9 संख्याएं हैं तो बीचों बीच की संख्या क्या होगी, उसी को हम बोलते हैं एवरेज। तो आप बताइए कि इसमें बीचों बीच की संख्या क्या दिख रही है, 15 दिख रहा है। इसका मतलब इस पूरे सीरीज का अगर हम औसत निकालें तो औसत मतलब तो होता है, बेसिक फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा औसत का कि सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो आप पांचों को जोड़ के अगर 5 से डिवाइड करेंगे तब भी आपको 15 ही मिलेगा। एवरेज मतलब होता है, इसका बेसिक डेफिनेशन कह दे तो आप मतलब एवरेज मतलब होता है बीचों बीच की संख्या। तो इसमें बीचों बीच मतलब कैसे आप निकालेंगे कि बीचों बीच की संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे कि बीच में यह इसके पहले 2 संख्याएं और इसके बाद 2 संख्याएं, आपका बीच का संख्या क्या बन गया, 15 बन गया। ठीक है, जैसे आपके सामने आ गया 48 54 60 66 72। ठीक है,
आपके सामने ये आ गया। और अगर हम आपसे पूछें कि इसका एवरेज क्या हो जाएगा, तो बस आपको ये देखना है कि क्या सीरीज हमारा एपी समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर सीरीज आपका समांतर श्रेणी में बन रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि बीचों बीच की संख्या हमारा क्या होगा, ये हमारा एवरेज बन जाएगा। ठीक है, आपके सामने और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने सपोज आ गया 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123। ठीक है, मान लीजिए ये आ गया, 7 संख्याओं की सीरीज आ गई। आपसे ये पूछ रहा है कि आप बताइए इसका एवरेज क्या होगा। तो आप ये देख रहे हैं 7 संख्याओं में बीच की संख्या कौन सी है, आपको बीच की संख्या से मतलब है, तो आप कहेंगे बीच की संख्या क्या है, 111। यही आपका क्या बन जाएगा, एवरेज बन जाएगा। ठीक है, अगर समांतर श्रेणी का कोई भी सीरीज आपके सामने आ रहा है और आपसे एवरेज उसका पूछ रहा है, तो आप ये क्या कह सकते हैं कि बीचों बीच की संख्या हमारा क्या होगा, एवरेज होगा। या दूसरा कॉन्सेप्ट आप क्या लगा सकते हो, एपी एवरेज ऑफ एपी सीरीज का पहला डिजिट ही लिख देते हैं, पहला डिजिट प्लस लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाई 2। पहला डिजिट प्लस लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाई 2। अगर आप ये फॉर्मूला भी लगा देते हैं तब भी आप अपना एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाई 2। जैसे आप बताइए अगर आपको इसका एवरेज निकालना है तो आप ये क्या करते, 25 और 5 30, 30/2 कर देते, तब भी आपको एवरेज कितना मिलता, 15 मिलता। ठीक है, इसमें आपको एवरेज निकालना था तो 72 प्लस 48 कितना मिल जाता, 120। 120/2 करते आपको एवरेज कितना मिल जाता, 60 मिल जाता। ठीक है, इसमें आपको एवरेज निकालना था 123 लास्ट और फर्स्ट डिजिट 99, 222। 123 प्लस 99, 222/2 कितना आ जाता, 111। तो आपको अगर समांतर श्रेणी का एवरेज निकालने के लिए बोला जाए तो आप ये कह सकते हो कि बीचों बीच की संख्या हमारा एवरेज होगा, या पहला डिजिट प्लस लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तब भी हमें अपना एवरेज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो आपने ये समझा। अब इस पे क्वेश्चन किस रूप में आते हैं, पहले हम उसको देखते हैं। ठीक है, देखिएगा, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया कि 9 लगातार धन पूर्णांकों का औसत 63 है, 63 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब आप ये जानते हैं कि औसत जो होता है वो हमेशा बीचों बीच की संख्या होती है। औसत जो होता है वो हमारा बीचों बीच की संख्या होती है। ठीक है, तो 9 लगातार संख्याएं हैं। अगर 9 लगातार में आपने एक संख्या निकाल दिया तो आपके पास कितने बचे, 8 संख्याएं बची। तो 8 में 4 संख्याएं इधर चली जाएंगी और 4 संख्याएं इधर चली आएंगी। आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आप इधर की तरफ आएंगे। अगर आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी जाती तो आप इधर की तरफ आते। आप बताइए, इसके बाद 4 संख्याएं और आनी हैं और आपसे कह रहा है कि 9 लगातार धन पूर्णांकों का औसत, तो 63 में 4 जोड़ देंगे तो अगली संख्या क्या मिल जाएगी, सबसे बड़ी संख्या क्या मिल जाएगी, क्योंकि 63 के बाद क्या आएगा, 64, फिर 65, फिर 66 और फिर आपका 67। जितनी संख्याएं बच रही हैं, 4 संख्याएं हैं, तो 63 और 4 67 आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ी संख्या क्या मिल गई, 67 मिलेगी। अगर आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी जाती तो क्या आता, 63 में से 4 घटा देते, आपको सबसे छोटी संख्या क्या मिल जाती, 59 मिल जाती। ठीक है, 59 मिल जाता। इसके पहले आप जानते हैं 62 आता, फिर 61 आता, फिर 60 आता, फिर आपका 59 आता। तो सारी चीजें डिपेंड किस पे हैं, बीचों बीच वाली संख्या पे डिपेंड है। और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, 13 लगातार धन पूर्णांकों का औसत 77 है। आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। आप बताइए, मैंने आपसे कहा कि जो एवरेज होता है वो हमेशा बीचों बीच की संख्या होती है, 77।
ठीक है। आप बताइए अगर आपके पास 13 संख्या है और 13 में आपने एक संख्या तो एवरेज हटा दिया तो आपके पास कितनी संख्याएं बची? 12 संख्याएं बची। अब 12 में आप कहेंगे 6 संख्याएं इधर आ जाएंगी और 6 संख्याएं आपकी इधर आ जाएंगी। तो आप बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 77 और 6 83। सबसे छोटी क्या आएगा? 77 में से 6 निकल जाएगा 71। सबसे छोटी संख्या आपको 71 मिल गया, सबसे बड़ी संख्या आपको मिल गया 83। दोनों का गुणनफल आपको निकालना है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 71 इंटू 83। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर आप बताइए? तो 83 कन्नम 83 के 3 हासिल आपका आ गया 8। 83 गुणे 7 कितना आ जाएगा? 7 त्रिक 21, 7 8 56 2 58 कितना आ जाएगा? 8 1 9 और 589 589। तो 5893 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और भी कुछ एग्जांपल हम लोग समझते हैं। देखिएगा अगला एग्जांपल, देखिएगा आपके सामने आ गया 19 लगातार धन संख्याएं पॉजिटिव नंबर का जो एवरेज है 89 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या एवं तीसरी सबसे छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा पहले तो एवरेज आप जानते हैं मिडिल नंबर होता है, एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है। कुल कितनी संख्याएं? 19 संख्याएं। 19 संख्याओं में आपने एक संख्या तो एवरेज का निकाल दिया, आपके पास बची 18 संख्याएं। तो 18 संख्याओं में 9 संख्याएं तो आपकी इधर आ जाएंगी और 9 संख्याएं आपकी इधर आ जाएंगी। अगर हम आपसे पूछें कि सबसे छोटी संख्या बताइए क्या होगा, तो 89 में 9 निकल जाएगा, आप कहेंगे 80 आ जाएगा। अगर हम आपसे पूछे सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 89 में 9 जुड़ जाएगा और आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या हमारी 98 आ जाएगी। ठीक है, पहले तो आपको ये करना पड़ेगा, सबसे छोटी संख्या मिल गई, सबसे बड़ी संख्या मिल गई। अब आप आगे बताइए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये तो पहली सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगा? 98 के पहले क्या मिलता? 97। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या 97 मिल गया। एवं तीसरी सबसे छोटी संख्या, तो पहली सबसे छोटी संख्या ये है, दूसरी क्या मिलती? 81, फिर आपको क्या मिलता? 82, फिर आपको मिलता 83। ठीक है, पहली दूसरी और तीसरी आपको क्या मिल गया? 82 मिल गया। पहली सबसे छोटी संख्या, दूसरी सबसे छोटी संख्या और ये आपको मिल गया तीसरी सबसे छोटी संख्या। अब आपको दोनों का गुणनफल निकालना है, मतलब 82 गुणे आपको 97 बताना है क्या आएगा। तो 82 गुणे 97 निकाल लीजिए आप लोग, क्या आ जाएगा? ठीक है, तो 82 गुणे 97 देखते हैं। 97 दूनी 194 का 4 हासिल आपका 19 हो गया और 97 गुणे 8 कितना आ जाएगा? 8 सती 56 और 8 9 72 5 77 9 6 15 के 5 हासिल 1 7 1 8 1 9 और 795 यहाँ पे और लगा दीजिए। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7954 7954 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक चीज और देखिएगा इसमें, यहाँ पे अभी तक आपने देखा कि जितना भी नंबर्स था, मैंने यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे मैंने संख्याएं ली हुई वो मैंने ऑड नंबर लिया हुआ है। अगर यही चीज इवन नंबर पे अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे? तो इवन नंबर वाला पहले कंसेप्ट देख लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने आ जाए कि आप बताओ 2 4 6 और 8, आपसे पूछा जाए कि 2 4 6 8 का एवरेज निकालिए, तो आप ये कहेंगे बीचों बीच की संख्या हमारा एवरेज होगा। लेकिन आप ये कहेंगे कि इसमें बीच की संख्या तो मुझे दिख ही नहीं रहा है कि बीच की संख्या हम फाइंड कैसे करें। तो आप ये कहेंगे कि अगर हम इन दोनों को निकाल दें तो बीचों बीच में क्या है? 4 और 6 है। तो इन्हीं दोनों का एवरेज आप निकाल लेंगे। 4 + 6, आप बताइए 4 + 6 के बीच में आता कौन सा है संख्या? 5 आता है, तो आपका एवरेज क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। या आपके पास डायरेक्टली एवरेज ऑफ एपी सीरीज का फॉर्मूला है फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाई 2, मतलब 8 + 2 10/2 कर देंगे तब भी आपको एवरेज क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। जैसे आपके सामने आ गया 16 20 24 28 30 32, आप बताइए इसका एवरेज क्या आ जाए? आपके सामने एवरेज पूछा जाए तो आप ये कहेंगे कि टोटल 6 संख्याएं, तो बीच में हमें पेयर क्या दिख रहा है? ये संख्या दिख रहा है। तो आप ये कहेंगे कि 24 और 28 के बीच की अगर हम संख्या की बात करें तो 24 और 28 के बीचों बीच कौन सी संख्या आएगी? 26 आएगा कि नहीं? 24 और 28 के बीचों बीच क्या आएगा बताइए? 24 25 26 27
और 28, इसके बीचों बीच में क्या है 26 ही तो है, तो आपका एवरेज क्या हो जाएगा 26। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाई 2, तब भी आपको क्या मिल जाएगा एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा आगे सभी को। एक चीज यहां पे और ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए अभी तक आपने एक क्वेश्चन देखा कि प्रथम n लगातार संख्याओं के बारे में कहा गया। अगर हमने कहा कि प्रथम n सम संख्या, प्रथम n सम संख्या के बारे में, या मैंने प्रथम n सम संख्या या मैंने विषम संख्या के बारे में जिक्र किया। ठीक है, प्रथम मैंने सम संख्या या विषम संख्या के बारे में जिक्र किया। आप बताइए, मैंने अगर हम प्रथम 5 सम संख्याओं को लिख दें 2 4 6 8 और 10, प्रथम 5 सम संख्याओं को मैंने लिखा। आप बताइए अगर हमने कहा कि एक चीज बताइए कि प्रत्येक संख्याओं के बीच में गैप कितना है, तो आप कहेंगे प्रत्येक संख्या के बीच में 2 का गैप है। ठीक है, प्रत्येक संख्या के बीच में 2 का गैप। अगर हम आपसे ये पूछे कि आप बताइए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच में अंतर कितने का है, तो आप ये कहेंगे अंतर कितने का है 8 है। अगर इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि पांचों नंबर आपके सामने लिखा है तो आपने इजीली बता दिया। अगर हमने कहा कि आप इसको शॉर्ट में बताइए क्या आएगा, तो आप ये कहेंगे कि टोटल 5 संख्याएं हमारे सामने लिखी हुई हैं, टोटल हमारे सामने 5 संख्याएं लिखी, लेकिन अगर हम इसके बीच का गैप देखें तो गैप कितना है, एक गैप ये मिला, एक गैप ये 2, एक गैप ये 3 और एक गैप ये 4। ठीक है, 4 गैप मिला। तो आप बताइए एक गैप कितने के बराबर है, एक गैप कितने के बराबर है, एक गैप 2 के बराबर है, एक गैप कितने के बराबर है 2 गैप है। तो आप बताइएगा 4 गैप मिला, आपको 4 गैप मिला, तो 4 गैप की वैल्यू कितनी आएगी, एक गैप बराबर 2, तो 4 गैप का अंतर कितना आएगा 8 आएगा। तो ऐसा भी बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, आप 8 बता सकते हो। अभी मान लीजिए अभी हम इसको बड़ी संख्याओं में आपसे पूछें, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 99 है। प्रथम 99 प्राकृतिक 99 हटा देते, कुछ और 97 मान लेते हैं। प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 97 है, और आपसे कह दें कि सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करें। यह मैंने आपसे पूछ लिया। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 97 है, सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करें। तो क्या इस क्वेश्चन को पूरा बेसिक तरीके से लगाने की जरूरत है? क्या इसमें मिडिल नंबर लिखकर आगे और पीछे की संख्याओं को लिखने की जरूरत है? नहीं जरूरत है, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लिखना भूल गए कि प्रथम 99 प्राकृतिक सम संख्या, यहाँ पे सम संख्या कर लीजिए, सम या विषम संख्या कुछ भी आ जाए। प्रथम 99 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत 97 है, तो सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का एवरेज क्या होगा? यहाँ पे विषम कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे विषम कर लेते हैं। ठीक है, अब आप बताइए कि क्या इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत है? पूरा सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आप ये जानते हो कि अगर 99 प्राकृतिक विषम संख्याएं हैं, तो अगर हम इस प्रकार से संख्याएं लिख रहे हैं, आप बताइए अगर मैंने आपके सामने कितनी संख्याएं लिखी, अभी 7 पाई मैंने खींचा हुआ है, 7 नंबर्स लिखे जा सकते हैं, लेकिन गैप कितने का होगा? गैप जितना रहेगा उससे एक कम गैप बनेगा। अगर मैंने 7 लाइनें खींची हुई हैं तो गैप 6 का बनेगा। अगर हम 99 लाइनें ऐसे खींच दें तो गैप कितने का बनेगा? गैप आपका बनेगा 98 का गैप बनेगा कि नहीं? 99 संख्याओं के बीच 98 का गैप बनेगा। 98 का गैप बनेगा। आप ये जानते हो कि एक गैप की वैल्यू कितनी होती है? एक गैप की वैल्यू 2 होती है।
तो 98 ये सबसे छोटी संख्या हुई और यहाँ पे आपका कहीं सबसे बड़ी संख्या आएगा, इसके बीच में 98 गैप, एक गैप की वैल्यू 2, तो 98 गैप की वैल्यू कितना आ जाएगा, आप ये कहेंगे कि 98 गुणे 2 और आ जाएगा 196। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना आएगा, 196 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए कुछ क्वेश्चन इस पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, प्रथम 47 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 79 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब आप ये कहेंगे कि 47 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, क्योंकि विषम है तो आप ये जानते हैं कि सम या विषम आने पर दो संख्याओं के बीच का गैप 2 होना चाहिए, और ये जो एवरेज होता है ये हमेशा मिडिल नंबर होता है। अगर 47 संख्याओं में एक संख्या मैंने यहां पे निकाल दिया तो इसके बाद कितनी संख्याएं बचेंगी, 23 संख्या बचेंगी, और इसके पहले भी कितनी संख्याएं बचेंगी, 23 संख्याएं बचेंगी। ठीक है, इसके बाद 23 संख्याएं बचेंगी, इसके बाद बचेंगी 23 संख्याएं, ये चीज इसको इंक्लूड कर देंगे तो 24 संख्याएं हो जाएंगी। अगर हमने इसको इंक्लूड कर दिया, अब कितनी संख्याएं होंगी ये, अब ये आपका 24 संख्या हो गया। ठीक है, आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आप बताइए अगर टोटल 24 संख्या है तो गैप कितने संख्याओं का बनेगा, 23 ही तो गैप बनेगा, क्योंकि इसके बाद तो 23 संख्याएं आना है। अगर हमने इसको भी इंक्लूड कर दिया तो 24 संख्याएं बन गई। 24 संख्याओं के बीच गैप कितने का बनेगा, तो आप कहेंगे गैप बनेगा 23 का। अच्छा, एक गैप की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि प्रथम विषम प्राकृतिक संख्या है तो एक के बाद दूसरा जब आएगा तो 2 का गैप बनाएगा। तो 23 गैप की वैल्यू कितनी होगी, 23 गैप की वैल्यू कितनी होगी, 23 दूनी 46। इसका मतलब 79 में 46 हम ऐड कर दें तो आपको सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। क्या आ जाएगा, 9 6 15 और 7 4 11 1 12। सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी जाती तो आंसर क्या आता, 125 आ जाता। ठीक है, अच्छा अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जाती तो यहां पे क्या करती, 46 माइनस कर दे, क्योंकि प्रोसेस तो सेम होगा, 46 उधर प्लस होगा तो 46 इधर माइनस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आप बताइए, 9 में से 6 गया 3 और 7 में से 4 गया 3। सबसे छोटी संख्या क्या आ जाती है, 33 आ जाती है। अगर आपको चेक भी करना हो कि क्या ये सही है कि नहीं, कि क्या 70 जो मैंने सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकाला है मेरा राइट है कि नहीं, तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था एवरेज निकालने का, फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाई 2। तो आप ऐसा भी निकाल सकते हो कि 125 प्लस 33 बटे 2, तो क्या मिल जाएगा, 5 3 8 और 2 3 5 और 158 बटे 2, तो आपको क्या मिल रहा है, 79 मिल रहा है। इसका मतलब आपका आंसर क्या है, सही है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रथम 57 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो आपको एवरेज 99 दिया हुआ है, तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या एवं तीसरी सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। अगर आपको अंतर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तो एवरेज से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको कहा कि अगर आपको एवरेज ना भी दिया जाए तब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप बताइए 57 संख्याएं हैं आपके पास, ठीक है, टोटल आपके पास 57 संख्याएं इस रूप में दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ संख्याएं 57 संख्याएं ऐसी दी गई हैं। ठीक है, 57 संख्याएं। आपसे कह रहा है कि इधर सबसे छोटा संख्या होगा, उधर सबसे बड़ा संख्या होगा। औसत कुछ भी दिया गया हो, अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो औसत का कोई काम नहीं है। हम आपको दोनों तरीके बता देते हैं। तीसरी सबसे बड़ी संख्या, तीसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, ये वाला होगा, ये सबसे बड़ा, उससे छोटा ये, और इस तीसरा सबसे बड़ा संख्या ये होगा। ठीक है, तीसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये होगी, ये सबसे छोटी, ये इसके बाद ये बड़ी, इसके बाद ये बड़ी। ठीक है, इनके बीच का अंतर ज्ञात करना है और विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। आप ये जानते हो कि दो विषम प्राकृतिक संख्याओं के बीच 2 का गैप होता है। ठीक है, अब आप ये बताओ कि अगर टोटल 57 विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं तो 57 संख्याओं के बीच टोटल गैप कितना होगा, टोटल गैप पूछ रहे हैं। आप ये कहेंगे अगर 57 संख्याएं तो टोटल गैप 56 बनेगा, टोटल गैप 56 बनेगा। आपने कहा इसके और इसके बीच की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, टोटल कितने का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे एक गैप ये मैंने हटा दिया
और एक गैप ये मैंने हटा दिया, ठीक है। फिर आप कहेंगे एक गैप इसका काम नहीं है और एक गैप इसका काम नहीं है, मतलब आप कहेंगे कि दो गैप का यहाँ कोई काम नहीं है और दो गैप का यहाँ कोई काम नहीं है, तो आपको काम कितने गैप का है? तो आप कहेंगे 56 में से 4 का मुझे कोई काम नहीं है, केवल मुझे 52 गैप का काम है, केवल मुझे 52 गैप का काम है। आप कहेंगे कि एक गैप की वैल्यू हमने पढ़ा है कि 2 होती है, अगर विषम या सम की बात कर रहा है तो 52 गैप की वैल्यू क्या आ जाएगा? आप ये कहेंगे 52 दूनी 104। इसका मतलब इसके और इसके बीच का जो गैप बनेगा वो क्या आएगा? 104 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? इसके और इसके बीच का गैप कितना आएगा? 104 आएगा, ठीक है। आप शॉर्ट में वैसे भी कह सकते हो कि तीसरी सबसे छोटी संख्या मतलब आगे के 2 गैप निकाल देंगे और तीसरी सबसे बड़ी संख्या पीछे के 2 गैप निकाल देंगे। 3 संख्याओं में अगर 3 संख्या की बात करी तो गैप तो 2 ही बनेगा ना, एक उससे कम 2 इधर 2 उधर, 4 छूट गए। आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं कि 57 में गैप 56 का और 4 गैप निकल गया, बचा 52, एक गैप की वैल्यू 2, तो 52 गैप की वैल्यू 104, ठीक है। आप इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तब भी आंसर आपका 104 ही आएगा, आप 100% श्योर रहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम बेसिक तरीका भी। अगर आप एवरेज का यूज करना चाहते हैं तो एवरेज भी देख लीजिए कैसे आप एवरेज का यूज करना चाहते हैं। मान लीजिए आपका औसत 99 दिया गया है, तो आप कहेंगे टोटल संख्याएं कितनी है? 57 विषम संख्याएं हैं, तो आप ये कहेंगे कि 57 में अगर हमने एवरेज निकाल दिया तो हमारे पास बची कितनी? 56 संख्याएं। 56 में 28 संख्या इधर चला जाएगा और 28 संख्या इधर चला जाएगा, 28 संख्या इधर चला जाएगा, 28 संख्या उधर चला जाएगा। अगर आप कहें कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो आप कहेंगे कि 28 संख्याएं हैं, एक संख्या 2 गैप के बाद आता है, 2 एक गैप की वैल्यू 2 होती है, तो 28 गैप की वैल्यू कितना आ जाएगा? 56 प्लस 56 कर देंगे और इधर माइनस 56 कर देंगे। अगर मुझे सबसे बड़ी और सबसे छोटी निकालना है तो इसके बाद 28 है, अगर इसको इंक्लूड कर देंगे तो 29 बन जाएगा, इसको इंक्लूड कर देंगे तो 29 संख्याएं 29, गैप 28, एक गैप की वैल्यू 2, तो 28 गैप की वैल्यू 56। 56 जोड़ देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा? 9 6 15 के 5 हासिल 1, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 9 5 14 1 15, 155 सबसे बड़ी संख्या मिल गई। सबसे छोटी संख्या की बात करें तो 56 घटा देंगे, 9 में से 6 गया 3 और 9 में से 5 गया 4। आप बताइए 43 के बाद अगली संख्या क्या आएगी? 45, अगली संख्या क्या आएगी? 47, तीसरी सबसे छोटी संख्या 47। 155 के पहले क्या आएगा? 153, 153 के पहले क्या आएगा? 151, ये तीसरी सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि विषम संख्याओं की सीरीज है तो 2-2 के गैप में आएंगी। अब आपको क्या करना था? इन्हीं दोनों के बीच में तो अंतर निकालना था, तीसरी सबसे बड़ी और तीसरी सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर तो निकाल लीजिए। 151 और 47 के बीच में अंतर क्या आएगा? 104 का ही तो आएगा, 104 का ही तो आएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो फिलहाल अगर आपसे डिफरेंस पूछ रहा है तो इस तरह करने का कोई मतलब नहीं, आप ओरली कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अभी इस पे कुछ एग्जाम्पल आपको और देखने हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।